हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज अपने प्रथम प्रतियोगी क्लास में जैसा कि हमने आप लोगों से कहा था कि आपको जल्द ही प्रतियोगिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, जिसके अंतर्गत हमने भारत का एक सामान्य परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें आपको वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु बताए जाएंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से फुल वीडियोस को देखेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जो त्रुटियां होंगी उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलते हैं, चर्चा करते हैं भारत की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक विशाल देश है। ठीक, अगर हम इसकी पूरी आकृति की चर्चा करें या फिर पूरे इसके विस्तार की चर्चा करें तो आप जानते हैं कि विश्व का यह 7वां बड़ा देश है। ठीक है, लेकिन इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम या केवल भारत के नहीं बल्कि किसी भी देश के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि हम उसकी स्थिति और उसके विस्तार की चर्चा जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके स्थिति और विस्तार की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भारत का मानचित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींची गई है, यहाँ भी कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इनको हम कैसे समझते हैं, इनको हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में इसकी चर्चा करते हैं। तो भारत की जो अवस्थिति है, वो जो पूरा भूमंडल है अर्थात जो ग्लोब है, जो कि पृथ्वी का एक वास्तविक छोटा स्वरूप है, एक लघु स्वरूप है, उसमें अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत उसमें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये कहा जाता है कि भारत भूमंडल के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में की जो इसकी स्थिति है, इसको प्रमाणित करने के लिए अगर हम ग्लोब पर निगाह डालें तो ये स्पष्ट होता है कि भारत 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो जब आप ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ग्लोब के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो क्या, अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा मानचित्र बना लें, एक छोटा सा ग्लोब बना लें, ध्यान से देखते हैं, तो अगर इस ग्लोब को हम यहाँ बनाएं, इस ग्लोब पर अगर ये सीधी जो लाइन खींच दें, ये क्या है? यही है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसी को हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक, तो इसी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ये हो गया हिस्सा ईस्ट का, ये हो गया वेस्ट का, ये हो गया नॉर्थ का और ये हो गया साउथ का। ठीक, तो भारत की स्थिति, ये तो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री क्या है? ये भूमध्य रेखा है। ठीक, तो जो भारत की स्थिति है वो कहाँ पाई जा रही है? भारत की स्थिति कहा जा रहा है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस 0 डिग्री के ऊपर उत्तर और इस 0 डिग्री के नीचे दक्षिण, और ये 0 डिग्री के अगर हम राइट साइड जाते हैं तो वो हो जाता है ईस्ट, और उसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो वेस्ट हो जाता है। तो भारत कहाँ स्थिति है? भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो उत्तरी हिस्सा ये हो गया और पूर्वी हिस्सा इधर का हो गया। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अब इसको अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर प्रमाणित करना चाहें, क्योंकि ग्लोब हमें अक्षांश और देशांतर का अध्ययन करा देता है। ठीक है, ये सारी रेखाएं, ये क्या है? ये सब देशांतरीय रेखाएं हैं। ये सभी क्या हैं? सभी देशांतरीय रेखाएं। ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्या है? देशांतरीय रेखा है। और इसके ऊपर ये जो रेखाएं खींची जाती हैं, ये सब अक्षांश रेखाएं। ठीक, तो इन अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। तो अब भारत में भी इसकी स्थिति देखनी है तो भारत क्या है? आप देख रहे हैं कि ये है लाइन, ये 0 डिग्री, ये है क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। ठीक है, तो अब इस लोकेशन को ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बताया गया है कि भारत का जो विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है, वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। तो अब उत्तर से उत्तर अर्थात भारत केवल उत्तरी गोलार्ध में है। ये तो बात क्लियर हो गई। तो 8 डिग्री तो कहने का मतलब 0 डिग्री इसी के ऊपर के हिस्से से होगा और इस 23.5 डिग्री बीचों बीच में आएगा। ठीक, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री लगभग यहाँ तक 6 मिनट,
37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन अब बात का हमने कहा था उत्तरी पूर्वी में, उसको कैसे प्रमाणित करते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भी इसका पूर्वी विस्तार है। तो पूर्वी विस्तार कहां से देखेंगे, 0 डिग्री से इधर देखेंगे, कहाँ, राइट साइड देखेंगे। तो भारत का ये जो विस्तार होगा कहां से, 68 डिग्री। तो अगर 68 डिग्री की हम बात करें तो ये 15-15 डिग्री अंतराल पर रेखाएं खींची जाती है, हालांकि यहाँ पर पूरी रेखाएं नहीं खींची गई हैं, लेकिन अगर हम देखें अंदाज एक लगाते, मतलब एक सामान्य स्थिति देखते हैं, तो यहाँ से लगभग इस हिस्से से लेकर और यहाँ तक 97 डिग्री तक, तो ये हिस्सा जो है भारत का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, अर्थात भारत की लोकेशन कमोबेश ये पोजीशन बनती है। ठीक है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये बातें तो क्लियर हो गई। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि भारत की उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की स्थिति पाई जाती है, उसमें एक रेखा 82 डिग्री 30 मिनट क्या है, पूर्वी गोलार्ध की है। ये क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये पूर्वी गोलार्ध की रेखा भारत के लगभग ये मध्य हिस्से से गुजर रही है वर्टिकल सेक्शन पर। तो इसमें ये 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, जिसको भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसी से भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। ठीक, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से, जिसको जो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इसी को हम क्या बोलते हैं, जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो 1884 में एडॉप्ट किया गया। कब एडॉप्ट किया गया, 1884 में। तो 1884 में जब ये एडॉप्ट किया गया, तो 1884 से हम क्या मानते हैं कि 0 डिग्री से ईस्ट जो भी समय होगा वो आगे होगा और 0 डिग्री से जो वेस्ट समय होगा वो पीछे होगा, ऐसा वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला था। ठीक, तो ये 8 डिग्री जो 4, तो अब देखते हैं कि भारत का क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो आप जान लिए एक सामान्य सा कैलकुलेशन है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। ठीक, तो 15 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक, और भारत की स्थिति क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो 82 डिग्री 30 मिनट को जब हम 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारा समय कितना आएगा, 5 आवर्स 30 मिनट आएगा। कितना आएगा, 5 आवर्स 30 मिनट। तो भारत की जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की पूर्वी देशांतरी रेखा है, जिसको भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात अगर यहाँ पर 0 डिग्री पर 12 बजता है दिन के, तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे होंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो हमारी कर्क रेखा है वो क्या करती है। वो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और ये किन किन राज्यों को टच करती है ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, मित्र पर गमछा झार। क्या बोलते हैं उसको, मित्र पर गमछा झार। ठीक, ये एक याद करने की ट्रिक है। ठीक है, तो अब देखते हैं कहां से। तो अगर हम इधर से देखना शुरू करें तो ये इक्वेशन आप पर लागू नहीं होता है, लेकिन अगर इधर से चले तो कुल मिलाकर देखो जो ट्रिक बनाई जाती है उस ट्रिक में सीक्वेंस नहीं हुआ करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ चीजें आ जाती हैं और कभी कभी ट्रिक में सीक्वेंस भी आ जाता है। तो यहां देखिए, अगर इधर से देखते हैं तो गुजरात, ये कौन सा हिस्सा है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक, बात समझ रही है। उसके बाद फिर त्रिपुरा और मिजोरम की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर गिने तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5। ठीक, उसके बाद फिर त्रिपुरा 6 और मिजोरम 7। तो ये जो इतने राज्य, इन राज्यों से होकर कौन गुजरती है, भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार इसको समझ लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। ठीक, हाँ एक स्टेट बताना भूल गए, तो अगला हो गया पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर 8, ये कितने हो गए, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, उसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 8 स्टेट है जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है, ये भारत को 2 ताप कटिबंधों में बांट देती है। क्या करती है, भारत को 2 ताप कटिबंधों में बांटती है। 23.5 डिग्री अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उत्तर का हिस्सा वो शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, जबकि 23.5 डिग्री से दक्षिण का हिस्सा वो ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है। और ताप कटिबंध के अंतर्गत आने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो ये विस्तार है जो एकदम नीचे, अगर हम जहां 8 डिग्री 4 मिनट मतलब हम इक्वेटर के पास जा रहे हैं, 0 डिग्री से उत्तर ना, हम उत्तर पे है ना, तो कहने का मतलब 0 डिग्री से ऊपर होंगे। तो ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है वो कमोबेश यहाँ पे होगा, ये लगभग यहाँ पे होगा। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट अर्थात हमारा जो दक्षिणी भाग है वो भूमध्य रेखा के नजदीक है। और भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया, खासकर 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों का एरिया वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणों को फेस करता है, जिसकी वजह से वहां पर तापमान ज्यादा होता है।
फिर जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते जाते हैं अर्थात भूमध्य रेखा से दूर हटते जाते हैं, वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है और तापमान की मात्रा कम होती जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये पूरा हिस्सा धीरे धीरे ताप कटिबंध से बाहर होता जाएगा और अंत में 23.5 डिग्री का जो हिस्सा है वो ताप कटिबंध का मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर धीरे धीरे सूर्य किरणें क्या होती है और तिरछी होती चली जाती हैं और साल में एक बार कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती है, जो भारत में 21 जून का दिन होता है और उस दिन सबसे लंबा दिन होता है, सबसे ज्यादा सूर्य तब भारत में रिसीव होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 ताप कटिबंधों, इसका उत्तरी हिस्सा किसके नाम से, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से, और इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो ताप कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद की हम चर्चा करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या बातें हैं। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसके पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें तो वो 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक, इसी के साथ साथ हम चर्चा कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है यहां से लेकर पूरा ही, ठीक, ये हिस्सा यहां तक का हिस्सा वो कुल कितना है 15,200 किलोमीटर। वो कितना है 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। समुद्री सीमा की चर्चा अभी हम बाद में करते हैं। ठीक, तो भारत की स्थलीय सीमा कुल कितनी है 15,200 किलोमीटर है। अब इस स्थलीय सीमा पर इस स्थलीय सीमा की स्थिति देखेंगे, ये किन किन अंतरराष्ट्रीय देशों, ये किन किन देशों से हमारी सीमा बनाती है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं इस क्षेत्रफल को लेकर। जो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल अगर हम देखें पूरे भूमंडल के क्षेत्रफल का तो 0.57% है। पूरे भूमंडल के क्षेत्रफल का कितना है 0.57%। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये पूरे भूमंडलीय क्षेत्रफल का कितना है 0.57% है। लेकिन अगर हम स्थल मंडल के क्षेत्रफल का देखें तो 2.43% है। स्थल मंडल के क्षेत्रफल कितना है 2.43%। ये स्थल मंडल के क्षेत्रफल का हिस्सा है। ठीक, और इस दृष्टिकोण से इसके नहीं, इस दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से, जबकि जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से जो अन्य 7 बड़े देश हैं उनमें सबसे नंबर 1 पर आता है रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो रूस और नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर याद रखिएगा, रैंक जरूर याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील। ब्राजील की एक विशेषता है कि ब्राजील जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टिकोण से विश्व का 5वां बड़ा देश है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया की और 7वां हमारा आ जाता है भारत। तो इस प्रकार से जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां बड़ा देश वो कौन है भारत है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि भारत के उत्तरी बिंदु की और दक्षिणी बिंदु की। तो भारत का जो मेनलैंड का सबसे उत्तरी बिंदु है वो ये वाला हिस्सा है, इसको हम इंदिरा क्रॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंदिरा क्रॉल के नाम से ये जाना जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है भारत का इंदिरा क्रॉल, और अगर दक्षिणी बिंदु यहां देखें केवल मेनलैंड की बात कर रहे हैं तो ये कन्याकुमारी होगा। ठीक है, तो मेनलैंड का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा क्रॉल और मेनलैंड का सबसे दक्षिणी भाग किस नाम जाना जाता है, वो जाना जाता है कन्याकुमारी के नाम से। अगर हम इसके सबसे पश्चिमी भाग की चर्चा करते हैं तो ये गौर माता के नाम से या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। जबकि यहाँ सुदूर जो पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, तो वो किबथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है किबथू इन अरुणाचल प्रदेश, और इधर गुहार मोती इन गुजरात। ठीक, तो इस प्रकार से उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी मेन आपके क्या हो गए मेन लैंड एरियाज हो गए जहां पर भारत की सीमा बनती है। इसके अलावा अगर हम समुद्री सुदूर बिंदु की बात करें तो सुदूर जो दक्षिणी बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में है, वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के आसपास है। कहने का मतलब 8 डिग्री 4 मिनट हमारा मेनलैंड का जो विस्तार है, उसके बाद का जो हिस्सा है 6 डिग्री 45 मिनट ईस्ट, सॉरी नॉर्थ, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, वो हिस्सा किसमें आएगा सुदूर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और याद रखिए पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी एग्जाम में पूछा सकता है, तो पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है समुद्र में, ना कि मेनलैंड का। मेनलैंड का कन्याकुमारी है। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले प्रमुख देश। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करने वाले प्रमुख देश की शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। तो पाकिस्तान, ये कौन है पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत की कुल सीमा 3223 किलोमीटर कितनी है, ये सीमा है 3223 किलोमीटर। कितनी है 3223 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो
और तो अफगानिस्तान केवल एक स्टेट से चढ़ता है, जम्मू कश्मीर। किससे? जम्मू कश्मीर से। तो अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर है और पाकिस्तान की सीमा 3233 किलोमीटर है। ये उत्तर, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में है, ये पश्चिम उत्तर में है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हम इधर आते हैं तो चाइना, ठीक है। चाइना हमारे देश की, चाइना की जो सीमा है वो हमारे देश से लगती है, ठीक। आप जानते हैं आजकल भारत और चाइना के बीच विवाद भी चल रहा है, ठीक। तो अगर भारत चीन सीमा की बात करें तो ये 4057 किलोमीटर, कितनी है? 4057 किलोमीटर भारत और चीन के मध्य की सीमा है, जिसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। और भारत अफगानिस्तान की सीमा को डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं, जबकि रेड क्लिफ पंचाट के द्वारा भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया था, जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेपाल और भूटान, ठीक। नेपाल और भूटान जो कि मतलब चाइना, नेपाल, भूटान ये सभी उत्तरी सीमा बनाते हैं भारत की लैंड बाउंड्री की। तो जो नेपाल है, नेपाल की जो सीमा है वो भारत के साथ भी जुड़ती है, नेपाल की सीमा जुड़ती है, भूटान की सीमा जुड़ती है और म्यांमार की सीमा जुड़ती है, ठीक है। तो अगर हम नेपाल की बात करें तो भारत और नेपाल की सीमा की कुल लंबाई 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 किलोमीटर है। जबकि अगर भारत भूटान की बात करें तो 696 किलोमीटर, कितनी है? 696 किलोमीटर, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। और बांग्लादेश की जो सीमा है, जो भारत एक समय भारत की सबसे बड़ी सीमा कहलाती थी, ये 4097 किलोमीटर थी। कितनी थी? 4097 किलोमीटर। लेकिन अब वर्तमान में भारत और चीन की सीमा सबसे बड़ी है, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश को कुछ हिस्से एक समझौते के तहत वापस किए हैं, जो उनकी अपनी भूमि थी। तो कुल मिलाकर भारत की इस समय वर्तमान में सबसे बड़ी सीमा बनाने का काम इसके भारत और चीन के मध्य है। उसके बाद बांग्लादेश है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं और इसके बाद फिर नेपाल की बात करते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं 1757 किलोमीटर जो म्यांमार की है, वो 1757 किलोमीटर है। किसके साथ? भारत की। तो भारत और म्यांमार की सीमा वो 1757 किलोमीटर की है। बात में आई। तो ये हमारे जो, अगर हम इन स्थल मंडलीय देशों की बात करें, ये जो स्थलीय देश है कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2 हो गया, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7, ठीक है। तो ये जो 7 देश हैं ये हमारी लैंड बाउंड्री को शेयर करते हैं और म्यांमार और बांग्लादेश ये वाटर बाउंड्री को भी शेयर करते हैं, ठीक। अब दक्षिण में हम देखते हैं कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन ये समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक। तो ये है। और यहाँ पर इसके बाद एक है मिनिकॉय आइलैंड। ये क्या है? मिनिकॉय आइलैंड, जो कि ये 8 डिग्री फॉर्मेट की सीमा के आसपास है। तो मिनिकॉय जो आइलैंड है वो, ठीक है, सबसे छोटा आइलैंड है, अरबियन सागर में है। तो ये किससे हमारे देश की सीमा को, मालदीव से हमको अलग करता है, मालदीव से अलग करता है। उसके बाद यहाँ इंडोनेशिया है, ठीक है। तो इंडोनेशिया का जो हिस्सा है वो भी भारत से अलग होता है, समुद्री क्षेत्रों के पास से अलग होता है, अंडमान निकोबार के दूर दक्षिणी हिस्से से, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो मालदीव और श्रीलंका ये हमारे समुद्री पड़ोसी देश के रूप में है, जो कि इधर दक्षिणतम हिस्से में है, दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में है। और इधर ये कह सकते हैं कि इस दूर उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है, या दक्षिण पूर्वी हिस्से में, या दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में है श्रीलंका और मालदीव। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक। चलिए अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्थलीय सीमा के विस्तार के बाद समुद्री सीमा विस्तार की। तो जो भारत की समुद्री सीमा है वो द्वीपों समेत कुल 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर केवल हम बात करें केवल समुद्री सीमा की तो वो 6100 किलोमीटर है, जिसमें ना लक्षद्वीप आएगा, ना अमीन द्वीप आएगा, ना अंडमान निकोबार आएगा, ठीक है। तो वो कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर सभी द्वीपों को भी शामिल कर ले, जो कि भारत के अंग है, अगर उनकी चतुर्थ सीमा विस्तार को देख ले तो कुल समुद्री सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। उसके बाद प्रादेशिक जल क्षेत्र 12 समुद्री मील। याद रखिएगा, प्रादेशिक जो टेरिटोरियल वाटर जोन होता है वो सबके लिए फ्री होता है, तो सबका अपना टेरिटोरियल जोन होता है। तो एक समुद्री मील बराबर 1.8 मील के होता है। एक समुद्री मील 1.8 धरातलीय मील के बराबर होता है। तो उस हिसाब से 12 समुद्री मील है। अगर 12 समुद्री मील को हम 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई टोटल कितनी समुद्री मील की दूरी है प्रादेशिक जल क्षेत्र के रूप में, वो पता चल जाएगी, ठीक। दूसरी बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र वाली समुद्री सीमा, अर्थात जिसमें भारत आर्थिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, जहां कोई देश अतिक्रमण नहीं कर सकता। अर्थात भारत 200 समुद्री मील की दूरी तक समुद्र के जितने भी संसाधन हैं, समुद्र में चाहे अपनी नवल शिप लगा सकता है, समुद्र में चाहे नौसैन्य अड्डा बना सकता है, वो पूरी तरह से भारत के प्राधिकार में है, भारत के अधिकार क्षेत्र में है। तो वो कुल कितना है? 200 समुद्री मील है। इतनी बात समझा गई? क्लियर? इतना क्लियर? अब बात करते हैं सबसे लंबे तट की। अगर हम समुद्री तट की लंबाई को देखें तो अंडमान निकोबार का समुद्री तट सबसे लंबा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। लेकिन अगर हम सामान्य स्टेट की बात करें, जिसमें गुजरात है, तो गुजरात की समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है।
वो उस हिसाब से कितनी है, गुजरात की 1600 किलोमीटर सामान्य स्टेट में, उसके बाद आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर कुल मिलाकर भारत में पूछा जाए, अंडमान निकोबार ऑप्शन हो तो पहले पर अंडमान निकोबार, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर। बातें क्लियर? उम्मीद करते हैं इतनी चीज समझ आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि भारत इतना विशालकाय देश है, तो भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। देख लीजिए भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय भारत की आकृति है। और भारत में जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल के हिसाब से वर्तमान में सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है। वहीं अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा है सिक्किम। इतनी बातें क्लियर? चलिए अब बात करते हैं भारत में वर्तमान में कुल, क्योंकि देखो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या में उलटफेर हुआ है। ठीक, तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य, तेलंगाना को लेकर कितने हैं? 28 राज्य। ठीक, अच्छा उसके पहले लोग कहते थे 29 राज्य, तो अब जम्मू कश्मीर तेलंगाना को लेकर, क्या जम्मू कश्मीर 29 राज्य नहीं था, तो एक हट गया तो 28 राज्य हो गए। ठीक, अब बात करते हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जो कि पहले 7 थे। एक समय जब राज्य 28 हुए तो केंद्र शासित 9 बन गए थे। ठीक है, लेकिन फिर बदल हुआ। कैसे? वर्तमान में देखो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है, सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, दूसरी लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर चंडीगढ़ की बात करते हैं, पुडुचेरी की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, ठीक, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की बात करते हैं। समझ नहीं समझ गए? लेकिन वर्तमान में दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक का एकीकरण कर दिया गया। दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। ठीक, और जम्मू एंड कश्मीर को हटा दिया गया, सामान्य स्टेट की श्रेणी से हटा दिया गया। उन्हें क्या बना दिया गया? जम्मू कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी। तो 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ गई। ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी जुड़ गई और 2 यूनियन टेरिटरी मर्ज हो गई। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी और कुल 28 स्टेट आपके यहाँ है। बात में ये सबसे करंट इश्यूज है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लोग पुराने आधार पर मान लो स्टेट अगर सही कर दें तो यूनियन टेरिटरी गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में दमन द्वीप की चर्चा दिमाग में बने रहना एक सामान्य बात नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती। तो दमन द्वीप और उसके बाद दादरा नगर हवेली वर्तमान में एक है। ठीक है, तो इस प्रकार से 28 सामान्य स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो भारत का एक सामान्य परिचय है वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी मेनलैंड का बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। इधर पश्चिम में गुहार मोती जो गुजरात में है और इधर किवथु अरुणाचल प्रदेश में है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसी से भारत का मानक समय निर्धारण किया जाता है। ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत को लगभग मध्य से होकर गुजरती है और 2 भागों में तापीय आधार पर बांट देती है। तो इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपरी का हिस्सा शीतोष्णकटिबंध कहलाता है, जबकि दक्षिणी हिस्सा तापकटिबंध के नाम से जाना जाता है। भारत पूरी दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें हमने आपको नाम गिनाया था कि रूस नंबर 1 पर, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस हिसाब से भारत पूरे भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57% हिस्सा रखता है, जबकि अगर स्थल मंडल के क्षेत्रफल का देखें अर्थात जितने सब देश है उसके हिसाब से तो 2.43% पूरा एरिया भारत का आता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश और अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से तो 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का सबसे बड़ा राज्य हमने बताया ही, जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा सिक्किम और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा गोवा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा सिक्किम। तो इस प्रकार से एक जो सामान्य परिचय होता है एक देश का वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने आपको लेवल कराया। इसके बाद कि जो महत्वपूर्ण जो हिस्सा है जिसमें हम भारत की फिजियोग्राफी की चर्चा करते हैं, भारतीय जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की चर्चा करते हैं। जब हम फिजियोग्राफी की चर्चा करते हैं तो अलग होता है, लेकिन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें रॉक्स की स्टडी करते हैं कि कौन सी रॉक्स किस जोन में पाई जाती है, उसका निर्माण कब हुआ था। ये आपको हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो मेंस की स्टडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हालांकि प्री में भी कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट बनता है। तो इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए अब इतना है।